हेलो एवरीवन। आज 26 दिसंबर है और आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार गवर्नमेंट ने इंडिया में साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार को इंट्रोड्यूस किया था। पहले इंडिया में साइंस के लिए बहुत ही अलग अलग टाइप के अवार्ड्स होते थे, जैसे शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड, इस सब टाइप के अवार्ड्स थे। तो अब गवर्नमेंट ने एक यूनिफाइड नेशनल लेवल अवार्ड सिस्टम लॉन्च किया है जिसका नाम है क्या? राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। ताकि साइंटिफिक रिसर्च और इनोवेशन को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर ऑनर किया जा सके। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार एक सिविलियन ऑनर है और पद्म अवार्ड्स जैसा नहीं है, उससे बिल्कुल ही अलग है। ये सिर्फ साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में दिया जाता है। इसमें आर्ट्स, लिटरेचर, सोशल सर्विसेज, ये सारी चीजें इंक्लूडेड नहीं होती हैं। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार सिंगल अवार्ड नहीं है, इसमें 4 कैटेगरीज हैं। और जिसमें पहली कैटेगरी क्या आएगी? विज्ञान रत्न। विज्ञान रत्न पुरस्कार ये हाईएस्ट कैटेगरी है। इससे उन साइंटिस्ट को दिया जाता है जिन्होंने लाइफ टाइम लेवल पर एक्सेप्शनल साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन दिया हो। तो इस बार जो दिया गया है ये जयंत विष्णु नार्लिकर को दिया गया है, जिन्होंने कॉस्मोलॉजी के फील्ड में बहुत ही ज्यादा रिसर्च की थी। इन्हें ये अवार्ड पॉस्थमसली मिला है। जो सेकंड अवार्ड है वो विज्ञान श्री अवार्ड है। ये उन इंडिविजुअल्स के लिए होता है जिन्होंने किसी स्पेसिफिक साइंटिफिक फील्ड में आउटस्टैंडिंग वर्क किया हो। ये विज्ञान श्री पुरस्कार है। फिर विज्ञान युवा पुरस्कार आता है। विज्ञान युवा यंग साइंटिस्ट के लिए होता है जिनकी एज लिमिट 45 ईयर्स की होती है। 45 ईयर से यंगर्स को ही ये मिलता है। पुराना जो शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड था वो इसी कैटेगरी में मर्ज कर दिया गया है, इस वाली कैटेगरी में, सॉरी इस कैटेगरी में, विज्ञान युवा कैटेगरी में मर्ज कर दिया गया है। फिर जो नेक्स्ट है वो विज्ञान टीम अवार्ड है। अब विज्ञान टीम इस कैटेगरी में टीम बेस्ड साइंटिफिक रिसर्च और कोलैबोरेटिव इनोवेशन को रिवॉर्ड किया जाता है। इस बार जो ये अवार्ड मिला है वो सीएसआईआर के एरोमा मिशन की टीम को मिला है, जिन्होंने पर्पल रेवोल्यूशन में काम किया था, जिसमें लेवेंडर्स जैसे फ्लावर्स की खेती होती थी। फिर इस अवार्ड के अंदर इंडियन सिटीजन और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया दोनों ही एलिजिबल होते हैं। इंडियन भी और ओआईसी, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ये दोनों एलिजिबल होते हैं। और अवार्ड्स में सर्टिफिकेट मिलता है, मेडल मिलता है और कैश प्राइज भी शामिल होता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार को डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एडमिनिस्टर करता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर में आता है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी इसके बारे में। ये साइंस टेक्नोलॉजी के लिए नेशनल अवार्ड है, 4 कैटेगरी का है। शांति स्वरूप भटनागर को इसमें क्लब कर दिया गया है। ये सारी चीजें अब मैंने रिकॉल करा दी हैं आपको। तो ये हमारा टॉपिक, ये पहला टॉपिक था। फिर अब इसके पहले अगर आपको पीडीएफ चाहिए, इसकी डेली 2 पेजर पीडीएफ प्लस मंथली पीडीएफ दोनों ही टेलीग्राम चैनल पे जाती है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है आईसीएओ काउंसिल। आईसीएओ मतलब इंटरनेशनल सिविल एविएशन काउंसिल। ये क्या करती है? एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, किसकी? यूएन की, जो वर्ल्ड में ग्लोबल सिविल एविएशन को कोऑर्डिनेट करने का काम करती है। इसे स्टैब्लिश किया गया था 1944 में। किस कन्वेंशन के अंदर? शिकागो कन्वेंशन के अंदर। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मॉन्ट्रियल, कनाडा में है। अब इसका एम है सेफ, सिक्योर, ऑर्डरली एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या करना? इंश्योर करना किसका? इंटरनेशनल सिविल एविएशन का, पूरे वर्ल्ड में। 193 मेंबर्स हैं और इंडिया इसका एक फाउंडिंग मेंबर है। इसका एक इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव इसे कहते हैं नो कंट्री लेफ्ट बिहाइंड इनिशिएटिव। ये स्ट्रेंथन करता है एविएशन कैपेसिटी को डेवलपिंग कंट्रीज में। उन्हें डेवलपिंग कंट्रीज पे ऊपर फोकस है। फिर इसका स्ट्रक्चर है असेंबली और काउंसिल। असेंबली में सारे मेंबर्स होते हैं और ये हर 3 साल पे एक बार मिलती है। काउंसिल थोड़ी सी छोटी बॉडी होती है, इसे असेंबली के द्वारा ही इलेक्ट किया जाता है। ये डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करती है, फाइनेंशियल चीज़ों को मैनेज करती है, स्टैंडर्ड्स के एडॉप्टेशन और रिकमेंडेड प्रैक्टिसेस को भी इम्प्लीमेंट कराती है। तो इसी के लिए इंडिया को 2025 के टेन्योर के लिए री इलेक्ट कर लिया गया है। इसके पहले भी इंडिया सर्व कर रहा था, तो इंडिया को फिर से री इलेक्ट कर लिया गया है। इसीलिए ये टॉपिक कहाँ पे था? न्यूज में आया था। फिर ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट। अब ये इसरो ने LVM-3 से अपनी अब तक की हैवीएस्ट कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च की है। इसका क्या नाम है? ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट।
ये सैटेलाइट AST स्पेस मोबाइल ऑफ यूएसए ने डेवलप की है। इसरो ने डेवलप नहीं की, इसरो ने सिर्फ लॉन्च किया है। ये सैटेलाइट करेगी क्या, डायरेक्ट स्पेस बेस्ड सेलुलर ब्रॉडबैंड से कनेक्टिविटी से मोबाइल में नेटवर्क देगी, जिससे जो मोबाइल टॉवर्स हम लगाते हैं उसकी रिक्वायरमेंट खत्म हो जाएगी। ये जो सैटेलाइट थी ये अराउंड 6000 kg की थी, और ये इसरो की हाईएस्ट वेटिंग सैटेलाइट, लार्जेस्ट वेटिंग सैटेलाइट बन गई है। फिर LVM मार्क 3 के बारे में देखते हैं। इसे बाहुबली कहते हैं, इसका निक नेम है एक्चुअली, क्योंकि ये बहुत ही हैवी ड्यूटी काम कर सकता है। 3 स्टेजेस हैं इसके। फर्स्ट स्टेज सॉलिड स्टेज होता है, सेकंड लिक्विड है, और थर्ड क्रायोजेनिक स्टेज है। थर्ड फाइनल स्टेज है जहाँ पे ये सैटेलाइट को उसके ऑर्बिट में डाल देता है। इसी का इस्तेमाल किया गया था चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 और वनवेब जैसे मिशन की सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए। इसके पेलोड की कैपेबिलिटी है कितनी, 4200, अगर जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में जा रहा है तो। लेकिन अगर लो अर्थ ऑर्बिट में जाना है तो 8000 तक के पेलोड को ये डाल सकता है वहां की लो अर्थ ऑर्बिट में। तो ये टॉपिक था ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट के बारे में। फिर जो नेक्स्ट चीज है वो है बिस्मियानी वॉल्केनो। अब ये बिस्मियानी वॉल्केनो है, ये रिसेंटली एरप्ट हो गया है, और इसलिए ये न्यूज में था क्योंकि साइंटिस्टों ने इसे सोचा था कि ये अभी रिसेंट में तो एरप्ट नहीं होने वाला है। ठीक है, इसलिए ये न्यूज में आ गया था। ये एक स्ट्रेटो वॉल्केनो है, कहाँ पे है, कामाचाटका पेनिनसुला में है, रशिया के फार ईस्ट में। ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का पार्ट है। हम्म और इसकी स्लोप्स है, लावा फ्लोज है, लोअर एलिवेशन है। एक्टिव 1955 से एक्टिव है ये। एक्सप्लोजन्स थे इसमें, पायरोक्लास्टिक फ्लोज भी देखने को मिले थे इसमें। 1956 में भी ये एरप्ट हुआ था। फिर 1956 के बाद डोरमेंट नहीं हुआ था, लेकिन बहुत ही मतलब मॉडरेट, बहुत ही एरप्शन छोटे मोटे थे, लेकिन कोई ज्यादा बहुत ज्यादा एक्टिविटी इसमें नहीं दिख रही थी। तो अभी ये बिस्मियानी वोल्केनो एरप्ट हो गया, जो कि रशिया के कामाचाटका पेनिनसुला में लोकेटेड है। अब हम देखेंगे कि ये एक स्ट्रेटो वोल्केनो, तो स्ट्रेटो वोल्केनो होता क्या है। तो स्ट्रेटो वोल्केनो को हम कंपोजिट वोल्केनो भी कहते हैं। ये वोल्केनो सबसे कॉमन और सबसे डेंजरस टाइप का वोल्केनो होता है। स्ट्रेटो वोल्केनो वो वोल्केनो होता है जो लावा और ऐश के अल्टरनेट लेयर से बना होता है। लावा होता है, फिर ऐश होता है। स्ट्रेटो का मतलब होता है लेयर्स, इसीलिए इसका स्ट्रक्चर कोनिकल और स्टीप साइडेड होता है। इस वोल्केनो के अंदर जो मैग्मा निकलता है वो हाई सिलिका कंटेंट वाला होता है, इसलिए मैग्मा क्या होता है, विस्कस होता है और इजीली फ्लो नहीं करता। इसीलिए इसमें प्रेशर बनता है और एरप्शन बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोसिव होता है। तो स्ट्रेटोवोल्केनो की कुछ खास फीचर्स हैं, जो कि है कि स्टीप कोन है इसका, मतलब बहुत ही ज्यादा स्टीप साइड होती है, ऐसा शार्प साइड होती है बहुत ही ज्यादा इसकी। ये हो गया स्ट्रेटोवोल्केनो। फिर शील्ड वोल्केनो बहुत ही ज्यादा कम स्लोप वाला होता है। ये स्ट्रेटोवोल्केनो है हमारा, बहुत ही स्टीप साइड का। अल्टरनेटिंग लेयर्स कितनी होती हैं, लावा की, ऐश की, फिर लावा की, फिर ऐश की, फिर लावा की, फिर ऐश की। एक्सप्लोसिव एरप्शन होता है, लावा फ्लो स्लो होता है, और पायरोक्लास्टिक फ्लो और ऐश क्लाउड्स भी इसमें बनते हैं। ज्यादातर जो स्ट्रेटोवोल्केनो है वो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज पे मिलते हैं, जहां सबडक्शन होता है। प्लेट बाउंड्रीज के बारे में मैंने ज्योग्राफी की जो पहली वीडियो थी उसमें बता दिया था। कन्वर्जेंट प्लेन बाउंड्रीज वैसे ऐसी होती हैं जिसमें एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे सबडक्ट कर जाती है, कन्वर्ज करती है अगर ये तो, जो भी हैवियर प्लेट होगी। इसलिए पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में ये बहुत ही ज्यादा कॉमन होते हैं। मैंने ये भी आपको बताया कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में हर टाइप की बाउंड्रीज मिलती हैं, लेकिन जो सबडक्शन वाली बाउंड्रीज होती हैं वो बहुत ही ज्यादा कॉमन होती हैं। सबडक्शन जोन्स बहुत ज्यादा कॉमन, मतलब कन्वर्जेंट बाउंड्रीज बहुत ही ज्यादा है वहां पे। अब कुछ इसके एग्जांपल्स हैं स्ट्रेटोवोल्केनो के। स्ट्रेटोवोल्केनो के एग्जांपल में क्या आएगा, माउंट फूजी आएगा। माउंट फूजी कहाँ पे है, जापान में है। माउंट वेसुवियस आएगा, ठीक है, माउंट वेसुवियस इटली में है। माउंट सेंट हेलेंस आएगा। माउंट सेंट हेलेंस यूएसए में है। फिर माउंट मेरापी भी आएगा। मेरापी कहाँ पे है, मेरापी इंडोनेशिया में है। तो ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब ये डेंजरस क्यों होता है, स्ट्रेटोवोल्केनो सिर्फ लावा ही नहीं निकालता है, बल्कि पायरोक्लास्टिक फ्लोज, ऐश फॉल और वोल्केनिक गैसेस भी रिलीज करता है, जो कि नियर बाय ह्यूमन सेटलमेंट्स के लिए काफी ज्यादा एक्सट्रीमली डिस्ट्रक्टिव साबित हो सकती हैं। इसीलिए ये काफी डेंजरस होता है। इसमें क्या है, मैंने स्टीप स्लोप बताया, ठीक है, एक्सप्लोसिव नेचर बताया इसका, और ये सब स्ट्रेटोवोल्केनो में होता है। पीवाईक्यूज भी यूपीएससी इसमें पूछ चुका है।
तो ये हमारा टॉपिक था किससे, बिस्मियनी वोल्केनो और स्ट्रेटो वोल्केनो से रिलेटेड। फिर जो नेक्स्ट चीज है वो है हमारी K4 मिसाइल। अब रिसेंटली K4 मिसाइल का SLBM जो वर्जन है वो टेस्ट किया गया है। तो हम K4 मिसाइल्स के बारे में देखेंगे। इंडिया ने इसका रिसेंटली टेस्ट किया है, इसलिए ये न्यूज में आ जाता है। इसका जो रिसेंट टेस्ट था वो सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल का था, SLBM यानी SLBM। मिसाइल को न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन के अंदर से लॉन्च किया गया था इस SLBM में। K4 मिसाइल को इंडिजिनसली डेवलप किया गया है। किसने डेवलप किया है? DRDO ने डेवलप किया है इसे। ये मिसाइल मेनली अरिहंत क्लास न्यूक्लियर सबमरीन्स के लिए डिजाइन की गई है। अब फीचर्स क्या है इसके, इसकी रेंज कितनी है? रेंज है 3500 किलोमीटर की इसकी रेंज है। और ये इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, IRBM। लेंथ 12 मीटर लंबी है, वेट इसका 17 टन है और पेलोड अप टू 2 टन तक ये कैरी कर सकती है। न्यूक्लियर वॉरहेड भी कैरी कर सकती है ये। 2 स्टेज सॉलिड फ्यूल सिस्टम है इसमें। एक इसकी चीज में मतलब एक इसकी इंपॉर्टेंट फीचर में आती है जिसे हम कहते हैं कोल्ड लॉन्च कैपेबिलिटी। इसका मतलब होता है कि K4 मिसाइल की एक खास फीचर जो कोल्ड लॉन्च कैपेबिलिटी है, इसका मतलब है कि इस में मिसाइल को पहले सबमरीन से बाहर इजेक्ट किया जाता है और इंजन बाद में इग्नाइट होता है। इससे सबमरीन ज्यादा सेफ रहती है। मतलब पहले मिसाइल सबमरीन से निकल जाएगी, मान लेते हैं ये सबमरीन का वो डक्ट है जहां पे मिसाइल फिट की गई है। पहले मिसाइल बाहर निकल जाएगी, बाद में मिसाइल इग्नाइट होगी। इस वजह से सबमरीन थोड़ी सी ज्यादा सेफ रहती है। मिसाइल को गाइड करता है एडवांस इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, जो सपोर्ट लेता है किससे? GPS से। और इंडिया के इंडिजिनस नाविक सिस्टम से भी सपोर्ट लेता है ये। K4 मिसाइल इंडिया के न्यूक्लियर ट्रायड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। न्यूक्लियर ट्रायड मतलब लैंड, एयर और सी, तीनों जगह न्यूक्लियर कैपेबिलिटी होना। सी में हमें कहाँ से मिल गई है? K4 मिसाइल से, क्योंकि ये न्यूक्लियर कैप कैरी कर सकती है। K15 भी एक मिसाइल है हमारे पास जो कि सागरिका में लगती है। इसका रेंज 750 किलोमीटर है, पर K4 का में रेंज कितना है? 3500 किलोमीटर। इसलिए K4 K15 से ज्यादा एडवांस्ड है। तो ये हमारे क्या थी आज की टॉपिक्स के डिस्कशन थे। तो आज की वीडियो में इतना ही है। थैंक यू।